नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोकी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। बेखौफ पत्थरबाज कैसा ममता राज? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा में राम भक्तों पर पथराव के बाद आज एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठी। वहां दूसरे दिन भी पत्थरबाजी की 2 बड़ी घटनाओं के आगे पुलिस प्रशासन लाचार नजर आया। उपद्रवियों की भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आसपास की कई दुकानों को निशाना बनाया गया। पत्थरबाज पत्थर बरसाते रहे, ममता की पुलिस तमाशबीन बनी रही। उसके बाद ममता सरकार पर सवाल उठने लगे। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो मामले की एनआईए जांच की मांग की, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम भक्तों से हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि हावड़ा हिंसा मामले में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बाहर से आए लोगों ने बंगाल में हिंसा की। उन्होंने यह भी कह दिया कि दंगों के लिए हिंदू नहीं बीजेपी जिम्मेदार है। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी ममता के शोभा यात्रा का रूट बदलने वाले बयान को गलत बताया। वीएचपी ने आरोप लगाया कि ममता दंगाइयों को बचा रही है। इतना ही नहीं, वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं बल्कि वैचारिक युद्ध करार दिया और कहा कि हिंसा होने पर प्रतिक्रिया भी होगी। लेकिन सबको चौंकाते हुए कांग्रेस ममता सरकार के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिंसा के लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने को गलत बताया है। इस बीच बिहार के सासाराम से भी हिंसा की खबरें सामने आई हैं। सिर्फ बंगाल और बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी आज हिंसा की आग दोबारा भड़क उठी है। उद्धव गुट ने आरोप लगाया है कि यह हिंसा प्रायोजित तरीके से की गई। इससे पहले वडोदरा में भी उपद्रव मचा चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि हिंसा बेशक अलग अलग शहरों पर हुई है, लेकिन हिंसा का मॉडल एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि अधर्म वाली साजिश का सूत्रधार कौन है और कब उस मास्टरमाइंड पर एक्शन होगा। ऐसे ही तमाम सुलगते सवालों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ अभी तक वो दिखा देते हैं आपको। চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো। जो तय रूट थी, जिस रूट को हम लोगों ने प्रशासन को मैप के जरिए बनाकर दिया था, उसी रूट मैप से 1 इंच भी हम लोग इधर उधर नहीं गए। BJP and their followers and some groups of RSS, they have tried to make dangas, communal disruptions. बंगाल को ममता बनर्जी ने इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। इस तरह से संभाजी नगर में बिना वजह दंगा हो गया, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दंगा है। इस तरह की घटना हुई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल रात को भी और आज भी पुलिस ने काफी दोषी लोगों को गिरफ्तार किया है। और कई जगहों पर घटना हुई। राम के जगह पर नाथूराम गोडसे की तस्वीर लेकर के लोगों ने जुलूस निकाला। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आगे रह गई तो देश का क्या होगा, ये कल्पना करके ही डर लगता है। शोभा यात्रा निकाल रही थी, किसी के विरोध में नहीं निकाल रही थी और पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि वो उसकी रक्षा करे। असहनशील होते जाएंगे, हिंसात्मक और आक्रामक होते जाएंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी।
बड़ा सवाल है, बेखौफ पत्थरबाज कैसा ममता राज, इसी पर बात करेंगे। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, कीर्ति आजाद साहब टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, प्रोफेसर जुनैद हैरिस इस्लामिक स्कॉलर हैं वो मेरे साथ हैं, कृष्णा हेगड़े जी शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ हैं, ओरिजिनल शिवसेना जो शिवसेना का टाइटल अब इनको मिल गया है, वहीं उद्धव गुट की जो शिवसेना है उससे किशोर तिवारी जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं कीर्ति भाई आप पर आना चाहूंगा। कल तो हुआ ही हुआ, आज भी हुआ, ऐसा दिख रहा था तस्वीर में, पुलिस लाचार है उन लोगों के हाथों, ऐसी परिस्थितियां क्यों? दीपक जी, क्या हम केवल बंगाल में हुई हिंसा के ऊपर बात करेंगे या पूरे हिंदुस्तान में जो 100 जगह दंगे हुए हैं इसके कारण से उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि केंद्र में शासित जो सरकार है, पार्टी है, उसके राज्य भी थे और विपक्ष के राज्य भी थे। हालांकि अभी मैं सुन रहा था जो वीएचपी के प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि बंगाल में हमने रूट नहीं बदला, जैसा रूट मिला था वैसे ही किया। यदि उनके पास वो कागज़ होते तो वह सामने दिखा देते कि उनका रूट नहीं बदला गया था। और जबकि कहा गया था कि रामनवमी और रमज़ान दोनों साथ में चल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में किसी की धार्मिक भावना को आहत न हो, इस कारण से एक दूसरे की जगह से अलग करके चलें तो यह उचित रहेगा। रोका कभी नहीं था, न रोक सकते हैं। मैं खुद तो जनक नंदिनी जानकी माँ सीता के जन्म स्थान का हूँ। अगर माँ जानकी माँ सीता ना होती तो राम को भी ये प्रताप नहीं मिलता जो आज श्री राम को प्रताप मिला है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आपको मालूम है कि पिछले साल जहांगीरपुर दिल्ली में वहाँ पर दंगे हुए थे और इस साल मना किया गया था। केंद्र शासित सरकार जो है उसी की वहाँ पर पुलिस है, कानून व्यवस्था है और वो वहाँ पर फिर जुलूस चलाए गए। क्या आपको मालूम है कि वादी में मस्जिदों के ऊपर पैर मारा गया? क्या आप जानते हैं कि इन जुलूसों के अंदर लोगों ने पिस्तौल और बंदूक लेकर के काम किया? देख लीजिए आप, ये बंगाल की मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा पास कीजिएगा। यह देख लें आप कि किस प्रकार से बंदूक लिए नाच रहा है सामने सड़क के ऊपर। यही आदमी गोली चला देता यदि और किसी की जान चली जाती तो उसके बाद और भी आप सरकार को बदनाम करने वाले होते। ठीक है, आपके सब पॉइंट वैलिड है, मतलब इन पर पत्थर बरसाने का अधिकार है। एक मिनट, मतलब इन पर पत्थर बरसाने का अधिकार है? किसी को कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी को अधिकार नहीं कि वो बंदूक लेकर के घूमे और दूसरों को प्रोवोक करे। किसी को न पत्थर चलाने का अधिकार है, न भगवान राम ने किसी को अधिकार दिया या संविधान में कहा है भगवान राम ने कि जिस दिन भी हो उस दिन जो गैर हिंदू हो उन सबों को गोली मारो, बंदूक दिखाओ, उनको डराओ और धमकाओ। कृपया सौहार्द मत खराब कीजिए देश का, दंगे मत कराइए कृपया इस प्रकार के कार्यक्रम। अच्छा ठीक है, कल हो गया, रामनवमी तो चली गई ना कीर्ति भाई, चलिए माना रामनवमी में हिंसक काम किया, जो हिंदू जुलूस निकले उन्होंने हिंसक काम किया, माना। आज क्यों पत्थर पड़े? हावड़ा में आज तो लाइव तस्वीरें चल रही हैं, अब से आधे घंटे तक पहले तक चल रही थी कि हावड़ा में उसी इलाके में फिर से पत्थरबाजी हो रही है। वही, क्योंकि वहीं पर यह लोग उपद्रव कर रहे हैं। इन लोगों ने अभी तक वो उपद्रव नहीं छोड़ा है। वही केवल एक जगह है पूरे रूट में, वो छोटी सी जगह है आधे और 1 किलोमीटर की, उसी पर यह किया जा रहा है। क्यों गए हुए हैं वहां पर लोग यह करने के लिए? क्यों गए हैं लोग वहां पर जब रामनवमी का जुलूस खत्म हो चुका है? कल से तो आपकी पुलिस खड़ी हो गई है वहां पर, और कौन बताइए ना, गिरफ्तार कीजिए उनको। क्योंकि देखिए, अरे तो गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है पुलिस वहां पर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आराम से बात करिए। सर मैं भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो हैं उनकी सांसें और उनकी रोजी रोटी, उनका पानी, दाना पानी, सब कुछ ये हिंदू मुसलमान के दंगों पर चलता है। ठीक है, क्योंकि अगर उनसे कभी बेरोजगारी के बारे में पूछ लो, कभी उनसे महंगाई के बारे में पूछ लो, या किसान के अभी तक एमएसपी क्यों नहीं फिक्स किया कमेटी बनाने के बाद में, तो वो जवाब नहीं है। इसलिए यह दंगे कराते हैं, उनको केवल हिंदू मुसलमान दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और जब ये कहते हैं इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं तो 8 साल हो गए इनकी सरकार को, क्यों नहीं बना लेते हिंदू राष्ट्र अभी तक? ठीक है, मैं सीधे जवाब लेता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, दंगे आप करवाते हैं, सीधा आरोप है टीएमसी का आप पर। और भाई क्या रामनवमी के जुलूस में हथियार लेकर चला जाता है? बताइए, ये भी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बंदूक लहराई जा रही है। नहीं, बिल्कुल इस बात का जवाब देंगे। बहुत बेशर्मी के साथ इस बात को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है कि जो पत्थरबाजी की घटना है वो प्रोवोकेशन के कारण हुई, और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कल से लेकर के आज तक वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में आपके टीवी चैनल पर चल रहे दृश्यों में साफ बावर्दी वहां पर पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में दंगा कर रहे हैं। और कीर्ति आजाद जी आकर के यहां प्रवचन बता रहे हैं कि उसने बंदूक दिखा दी थी इसलिए पथराव हुआ है। पथराव को जस्टिफिकेशन करने का ये बेशर्म प्रयास है।
मैं मानता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आराध्य के, अपने इष्ट के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकालने के लिए क्या आज तय कर देंगे कि ये यात्राएं यहां इन रास्तों से नहीं गुजर सकती है? क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वहां पर भारत का संविधान लागू नहीं होता है? आप इस बात को लेकर के आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं कि तय रूट का पालन नहीं हुआ है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि तय रूट का पालन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर तय रूट से अगर अलग हुआ है, वैसे तो बंगाल में तय रूट से अलग यात्रा नहीं गई है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए तय रूट से अलग गई है तो क्या पथराव करने को जस्टिफाई करेंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपका इकबाल, कानून का इकबाल कहां है? क्या कानून के इकबाल को आपने गिरवी रख दिया है और आकर के टीवी डिबेट्स में इस प्रकार का बेशर्म तरीके से बचाव करेंगे? अरे शर्म आनी चाहिए कीर्ति आजाद जी, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए। आप कह रहे हैं तमीज से बात करो। और माता जानकी के स्थान के रहने बाप का उम्र का हूं मैं। जुलूस पर पथराव होता है और पथराव के बाद आकर के अब बेशर्मी भरा बचाव करते हैं। ये राजनीतिक आपकी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इस तरह से हिंदुओं के जो धैर्य है, संयम है, उसको चुनौती ना दी जाए। ये तरीका ठीक नहीं है। देश में कानून मस्ट बी प्रिवेल। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिम्मेदारी जवाब नहीं देते। कीर्ति जी क्या कहेंगे? आप बिगड़ी है, उनका कहना है आप तो डिफेंड कर रहे हैं पत्थरबाजों को, ये एक आरोप लगा रहे हैं राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के। आपके मुझे एक चीज बताइए, राम जुलूस निकला, रामनवमी का जुलूस निकला, जुलूस में बंदूकें दिखी कि नहीं दिखी, हथियार दिखे, कट्टे दिखे कि नहीं दिखे, तलवारें दिखी कि नहीं दिखी, डंडे दिखे कि नहीं दिखे? क्या ये बाद में निकले जब पत्थरबाजी हुई या शुरू से थे? इसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं। इस बात से तो कन्नी काट करके चले गए। मैं यह जानना चाहता हूं, क्या रामनवमी, क्या भगवान राम ने अहिंसा के लिए किसी को दिया हुआ है फ्री सर्टिफिकेट कि तुम रामनवमी के दिन, तुम बजरंग दल वाले, तुम हिंदू महासभा वाले, तुम भारतीय जनता पार्टी वाले जो चाहो सो करो, गोली चलाओ, तलवार चलाओ, लोगों के सिर काटो? क्या ये फ्रीडम दिया हुआ है? क्या ये लेकर के चले या नहीं चले? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये जुलूस में बाद में आए पत्थर चलने के बाद, या फिर ये पहले से लेकर के चल रहे थे और उन्होंने लोगों को उकसाया? हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं दिखाने के लिए जिसके अंदर कि उकसा रहे हैं, मस्जिदों के सामने जा रहे हैं, लात मार रहे हैं, उकसा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। इसके बारे में जवाब नहीं दिया पहले कोई। किसी को जब तक उकसाता नहीं तो कोई भी पक्ष एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करता है। मतलब उकसाने के बाद पत्थर फेंकना जायज है? राष्ट्र हिंदू कैसे तर्क रखे जा रहे हैं? मतलब ये पत्थरबाजी को जायज ठहराने के लिए देखिए, तमाम प्रकार के दीपक चौरसिया जी, अगर आप प्रवक्ता बने हुए हैं, एक आदमी बोले, ये क्या हो रहा है? मैंने बात खत्म नहीं हुई अभी तक। मेरी बात क्या डिसीजन है? क्या है? मैं बैठूं कि जाऊं? मैं बैठूं कि जाऊं? बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। क्या तरीका है? मैं राकेश के बाप का उम्र का हूं, इसको कम से कम तरीका होना चाहिए। बात कैसे किया जाता है, चिल्लाया जा रहा है, क्या तरीका है? ये शिष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का? क्या आपने बड़ों का इस प्रकार से आप सम्मान और आदर करते हैं? ये किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं? ये देखिए, फिर देखिए, यह असभ्य लोग हैं, इनके अंदर सभ्यता नहीं है, ये अनपढ़ है, बेरोजगार है। देखिए फिर चालू हो गए, फिर चालू हो गए। बेरोजगार है, इनके पास कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ यही 2 रुपए मिलते हैं काम करने के लिए, और उसके बाद आकर ये चिल्लाते हैं और बात करते हैं। मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना पत्थर मारने को जस्टिफाई कर रहा हूं, ना ये बंदूकें और तमंचे लेकर के जो घूम रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सौहार्द वाला दिन होता है। जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन आदमी और सुशील और सौम्य हो जाता है, और सौम्य होने के बाद भगवान राम की गाथा गाता है, लोगों को बताता है कि भगवान राम कैसे थे, न कि जाके किसी को उकसाता है, न कि जाके किसी धार्मिक स्थलों पर जाकर वहां पर इस प्रकार से हल्ला और मचाने लगता है कि सामने वाले लोग उकसा जाएं। इसलिए मैं न पत्थर मारने वालों को समर्थन करता हूं और न ही इनके जैसे डंडे, बर्छे, कट्टे, बंदूक लेकर के घूमने वाले का समर्थन करता हूं। मैं भी भगवान राम का उपासक हूं, मैं सीता मां का उपासक हूं, मैं देवी मां का उपासक हूं, और मैं सदैव इसमें विश्वास करता हूं कि हमारा धर्म लड़ने के लिए और किसी को उकसाने के लिए नहीं है। ठीक है, एक सवाल पूछना चाहता था। आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कीर्ति जी, आपने कहा गला कट जाता, बंदूक चल जाती, बंदूक से हमला हो जाता, तलवार से हमला हो जाता, क्या ये सब हुआ था हावड़ा में जब पत्थर बरसाए गए? पत्थर पहले नहीं बरसाए गए, पहले उकसाया गया। और उकसाया किसने? जो रामनवमी पे जुलूस निकाल रहे थे, जो वहां पर बंदूक और कट्टे। जी हां, आप देखिए, आपको दिखाया मैंने, आपने देखा नहीं, या फिर से दिखाऊं? यदि आपने ना देखा हो तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, देखिए।
ठीक है, बंदूक दिखाई दे रही है भगवा झंडे के साथ। राकेश त्रिपाठी जी कैसे डिफेंड करेंगे इसको? और कीर्ति आजाद जी का दावा है, हालांकि ये फुटेज उनके पास की है, मैं जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। मैं सिर्फ इतना डिस्क्लेमर चला दूं कि कीर्ति जी जो बात कह रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं, ये उनके खुद के विचार हैं। मुझे कोर्ट में ले चलिए। सर कोर्ट में तो मैं भी जाऊंगा ना आपके पहले, इसीलिए मैं पहले बोल देता हूं। राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, कीर्ति आजाद जी ने निजी तौर पर कुछ बातें कही हैं कि मैं पिता का उम्र का हूं और इसलिए 2 रुपए के आधार पर आकर काम करते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि इनको क्या पेमेंट मिलती है टीएमसी से, इसलिए मैं इसको लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हुई है इस बात से, कीर्ति आजाद जी, बहुत पीड़ा हुई है कि आप स्वयं एक हिंदू होकर के रामनवमी के जुलूस पर पथराव को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह की कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के अंतर्गत चलने वाली क्या दीपक रोको? मैंने आपको बोलने दिया, उनको भी बोले। दीपक एंकर और रोको गलत बात बोल रहा है, मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा मैं जस्टिफाई नहीं करता हूं। रोको भैया दीपक, या एक तरफ पक्षा काम सब करोगे दीपक? जब वो टोक रहे थे मैंने रोका, आप भी ना टोकिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। अरे तो आपको टोकना चाहिए ना, क्योंकि वो बहुत बात बोल रहे हैं जो मैंने कही नहीं। वाला मामला है कीर्ति आजाद जी, मैंने पत्थर मारने को भी गलत कहा और उकसाने को भी गलत, बंदूक दिखाने को भी गलत कहा। रोको भैया, एंकर हो, रोको, गलत स्टेटमेंट दे रहा है। या ये चाहते हो कि गलत स्टेटमेंट देते रहे? तुम भी इनके समर्थक हो गए क्या भैया? आप स्वीकार करिए कीर्ति आजाद जी कि ममता दीदी रोको भैया, रोको। आप अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रोको, जिस को आप टेस्टिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, चिन्हित करके उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इसी चैनल पर बताइए भैया। अरे वाह यार दीपक, कैसे हो गए हो तुम? मुझे मालूम नहीं था कितना पुराना रिश्ता है अपना दीपक। आप करके इस प्रकार के वीडियो चिल्लाए, वो चिल्ला रहे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मैं तो कभी किसी के मुंह पे हाथ नहीं लगाता कि भाई आप ये बोल दो या ये बोल दो। लॉजिकल सवाल जरूर पूछता हूँ। कीर्ति आजाद जी, आप भी उन पर चिल्लाए, वो भी आप पर चिल्ला रहे, दोनों बराबर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप सीधे आप जवाब दे दीजिए इस बात का। स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं, स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं। मैंने कहा मैं पत्थरबाजों का समर्थन करता हूं और न ही मैं बंदूक वालों का समर्थन करता हूं। इसीलिए मैं आपके चैनल पर नहीं आता, क्योंकि आप पक्षपात करते हैं, आप निष्पक्ष नहीं है। बड़ी शर्म की बात है, बहुत ज्यादा। अच्छा कीर्ति जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कीर्ति जी, अगर आपकी अनुमति है तो एक सवाल पूछ सकता हूँ कीर्ति जी? अच्छा, अवश्य, मैं आपका जवाब देने के लिए खड़ा हूं, लेकिन कोई मेरे बारे में गलत बयानी करे तो मैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, ये आज की तस्वीरें हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। इसमें कई सारे लोग टोपी पहने हुए हैं, धोती और लुंगी पहने हुए हैं और बिना रोक टोक के पुलिस के सामने पत्थर चलाए जा रहे हैं। ये हावड़ा की तस्वीर है, आज ही की तस्वीर है। मैं इसकी तस्दीक करता हूं, जी न्यूज के खुद के कैमरे से ली हुई फुटेज है। अब आप बताइए ये लोग कौन हैं? आप खड़े उस तरफ है, दूसरी तरफ जो खड़े हुए हैं उनके बारे में आप नहीं बात करेंगे? दूसरी तरफ तो पुलिस है कीर्ति भाई, और कुछ नहीं है, लेते सब टीवी चैनल लाइव दिखा रहे हैं। यह ट्रेंड बन चुका है, यह ट्रेंड बन चुका है, यह ट्रेंड बन चुका है। हिंदू मुसलमान दिखाओ, अपनी टीआरपी बढ़ाओ, देश के अंदर दंगे करवाओ, एक पार्टी का समर्थन करवाओ, उसको जितवाओ। क्या इस प्रकार से देश को चलाना चाहिए? और मैंने जब यह बात कहा कि ना मैं पत्थर फेंकने वालों का समर्थन करता हूं और न ही तमंचा और बंदूक लेकर घूमने वालों का समर्थन करता हूं, तो मेरे ऊपर यह गलत टिप्पणी क्यों की जा रही है कि मैं पत्थर वालों का समर्थन करता हूं? मैं रामनवमी के दिन सौहार्द चाहता हूं। किसी पक्ष की तरफ से भी कोई गलत किसी को उकसाना या पत्थर मारना उचित नहीं है। ठीक है, उकसाना उचित नहीं है। मैं सीधे नायर साहब के पास चलूंगा। नायर साहब विश्व हिंदू परिषद के नेता है। नायर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि ये जुलूस जो है आपसे जुड़ा हुआ था, 40 संगठन जिसमें शामिल थे, आपका भी था। बंदूक दिखाई कीर्ति आजाद ने, दावा किया कि उसी प्रोसेशन की है और यह भी दावा किया कि उकसाया गया इसलिए पत्थर बरसे। हालांकि वो दोनों को जायज नहीं मानते। देखिए दीपक जी, एक कहावत है ना, नया नया मुल्ला जोर से अजान देता है। कीर्ति आजाद जी अब तक तो बीजेपी में थे, अभी ममता जी की भाषा बोल रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से मुलव्वस हो चुके हैं। देखिए राम जी की शोभा यात्रा सदियों से निकल रही है, ये अभी से नहीं निकल रही है। मैं केरल का रहने वाला हूं, मेरे गांव में राम जी का मंदिर 1000 साल पुराना है और वहां पे भी रामोत्सव होता है और अपने हमारे तरीके से होता है। मैं कल मुंबई में यहां था, ये पत्थरबाजी का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। कल मुंबई में मालवनी में मैं स्वयं था, बिना उकसाए मस्जिदों से, अवैध मस्जिदों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस प्रकार के जो राजनेता हैं
जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से इस प्रकार से जिहादी आतंकियों को प्रेरित करते हैं। ये बिल्कुल ये बोल रहे हैं, एक शोभा यात्रा निकलती है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, यही प्लांट करते हैं। अगर ये हथियार लेके भी कोई आया होगा तो इन्हीं लोगों ने प्लांट किया होगा। हिंदू बिल्कुल ऐसा काम करता नहीं है और ना कभी करेगा। ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार के लोगों को प्लांट करके दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं और पत्थर मारने वालों को, जिहादी तत्वों को ये पनाह देते हैं और उनका समर्थन करते हैं और केवल इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। पर अब ये लोग जान चुके हैं, अब इनका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, बंगाल की जनता जाग चुकी है, अब इनका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, सीधे कीर्ति आजाद जी, आप पर आरोप है ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ वोट के लिए हो रहा है, अल्पसंख्यक वोटों के लिए, टू बी प्रिसाइज, यही बीजेपी और वीएचपी आरोप लगाती है आप पर। वही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या केवल बंगाल में हो रहा है? महाराष्ट्र में क्या इनकी सरकार है, वहां पर वाडी और मलाड में नहीं हुआ क्या? उस जगह पर लोगों ने झंडे, उस जगह क्या इन्होंने बंदूकें नहीं लहराई? क्या उधर तलवारें या भाले नहीं लहराए? क्या मलाड में मैं उपस्थित था कीर्ति जी, और वहां पर भी ऐसा ही हुआ। और ये वहां पर भी विधायक जो है मुसलमान है, वहां पर भी ये सब श्रीराज भैया, सिराज जी उनको बात कंप्लीट करने दीजिए ना प्लीज, एक एक करके बोले और मैं चाहूंगा छोटा छोटा बोले, जल्दी एक दूसरे के जवाब होंगे, हमारे पास ज्यादा गेस्ट भी नहीं है, आराम से अपनी बात करिएगा। कीर्ति आजाद जी, मैंने मुंबई के भी गेस्ट बुलाए हैं, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा मुंबई के बारे में। अवश्य दीपक जी, ऐसा है कि दोनों पक्षों के वीडियो वायरल हुए पड़े हैं पूरे सोशल मीडिया पर, जहां पर रामनवमी के जुलूस वाले मिलकर के पत्थर ईंटें फेंक रहे हैं, बंदूकें और तमंचे लहरा रहे हैं और तलवारों को लहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो आप दिखा रहे हैं ये हो रहा है। तो यह केवल आप बंगाल में कहीं हो रहा है ये नहीं है, यह पूरे देश भर के अंदर 100 जगह पर ऐसे दंगे हुए हैं, जिसमें से 8 भाजपा द्वारा शासित सरकारें हैं। कर्नाटक के अंदर यह हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, हरियाणा में हुआ है, यूपी के कुछ क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन उसको नहीं दिखाया जा रहा। केवल दिखाया बंगाल को जाया जा रहा है और उसमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि एक बार मैं फिर कह देना चाहता हूं कि किसी को उकसाना उचित नहीं है, पत्थर मारना उसके बदले में वह भी उचित नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने कहा कि कोई अगर गला काट देता, कोई तलवार चला देता, कोई बंदूक चला देता, कोई फायरिंग कर देता, क्या ऐसा कुछ हुआ था प्रोसेशन में, शोभा यात्रा में? मेरी जानकारी को लेकर के तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि तलवारें लहराई जा रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे, डंडे चलाए जा रहे थे, वहां पर ऐसे ऐसे घूम घूम कर किया जा रहा था। तो वो सारी चीजें वीडियो पे मैंने आपको दिखाई है, जो लोग नाच रहे हैं तमंचा लेकर या कुछ करके, यह उकसाना ही होता है। कोई जरूरी नहीं कि तलवार चलाना ही जरूरी है या गोली चलाना है, इसको ही उकसाना कहते हैं। और जब आप किसी को उकसाइए, मैं और आप सामने बैठे हो, छोड़ दीजिए ना, हम किसी धर्म के, हम दोनों तो हिंदू हैं, मान लीजिए कि आप मुझे उकसा दें या मैं आपको उकसा दूं, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता था मैं, खैर राकेश त्रिपाठी जवाब देते हैं, उसके बाद में उनके पास जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, कह रहे हैं उकसाना भी गलत है, पत्थरबाजी भी गलत है, यही कहना कीर्ति जी? मैं गलत तो को नहीं कोट कर रहा हूं आपको, यही कहना? हाँ ठीक है, राकेश जी बताइए, जवाब दीजिए। और क्यों तलवारें लहराई जा रही थी, क्यों बंदूक लेकर चला जा रहा था, क्यों इस तरह की हरकतें की जा रही थी जिससे कोई आदमी उकसा जाता है? मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि अगर कीर्ति आजाद जी के पास वीडियो है, इनकी सरकार वहां है, आइडेंटिफाइड करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इस प्रोसेसन के साथ में, इस जुलूस के साथ में वहां पर पुलिस नहीं मौजूद थी? क्या पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, किसी को पकड़ा है? इसका जवाब नकारात्मक है। सच्चाई यह है कि कीर्ति आजाद जी जैसे लोग संरक्षण देने का काम करते हैं, और इसीलिए इसी मजहबी तुष्टीकरण के कारण, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि पत्थर हम फेंकेंगे, हमारे पक्ष में बयानबाजी करने के लिए कीर्ति आजाद सरीखे लोग आ जाएंगे, हमारी सरकार हमको बचाने के लिए चली आएगी। और इसीलिए सत्ता के द्वारा प्रायोजित दंगा है पश्चिम बंगाल में, सत्ता के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, और इसीलिए कल का उठा दंगा आज तक शांत नहीं हो रहा है। कल पथराव किया गया प्रोसेसन पर, और आज मीडिया को भी चोटिल किया गया है, आज मीडिया पर भी पथराव किया जा रहा है। उसके बावजूद कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल राम राज्य लागू हो गया है, हम तो राम के भक्त हैं। क्या राम के भक्त हैं और आप में यह साहस नहीं है कि भगवान राम की यात्रा किसी भी मार्ग से, कहीं से भी सुरक्षित तौर पर निकल सकती है, एक भी पत्थर नहीं फेंका जाएगा? और अगर प्रोसेसन में कोई गलत व्यक्ति था, कोई गैर कानूनी काम कर रहा था, तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए ना।
किसी को भगवा झंडा लेकर के कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। इसी तरह से कोई मस्जिदों से पत्थर फेंकने लगे, इस बात की इजाजत नहीं हो सकती है। आपने चिन्हित करके कार्रवाई क्या की है, ये जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बात जानना चाहता हूं। देखिए, इनके पास तो पत्थर थे, ये तलवार चला रहे थे, उकसा रहे थे। मैं जवाब दूंगा आपका। मेरा एक सवाल है, 31 लोगों का अच्छा एक छोटा सा राइडर है, आप पूरा जवाब दीजिएगा। क्या क्या कार्रवाई हुई ये भी बताइएगा, आपने एहतियात के लिए क्या क्या कदम उठाए ये भी बताइएगा। चलिए, ये लोग ये रामनवमी का जुलूस जो लगा रहे थे, उनके हाथ में तलवारें थी, लाठियां थी, आपने बंदूक भी दिखा दी, बंदूक भी थी आपके हिसाब से। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोग एकाएक कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं गली में, और छतों पर पत्थर कैसे पहुंच जाते हैं। क्योंकि आज हमने तस्वीरें देखी कि छतों पर से शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हमने देखी हैं आज टेलीविजन पर। इस पे क्या कहेंगे कीर्ति जी? ये पत्थर कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं? पेट्रोल बम कहाँ से आ जाता है? पेट्रोल कहाँ से आ जाता है आग लगाने के लिए? आप अपने जी के दफ्तर के बाहर चले जाइए, वहीं पे आपको इतने सारे पत्थर मिल जाएंगे, उठा लीजिए। किसने मना किया? ये तो पत्थर कहां से मिल जाते हैं, कोई प्रश्न तो नहीं हुआ। मुझे पत्रकारिता का बड़ा अजीब सा लगा। इन्होंने कहा कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 31 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। जिन लोगों के पास बंदूकें, पर्से, डंडे थे, उनकी भी हुई है और दूसरे पक्ष से भी हुई है। 31 लोगों के ऊपर अब तक जो हमारी जानकारी है 12 बजे तक की, तब तक में 31 लोगों को, इन दंगाइयों को दोनों पक्ष से पकड़ा गया है और उनको सीधा ले जाकर उनसे पूछताछ हो रही है और पता किया जा रहा है कि किसने किया है। जिसके अंदर यही उठ करके जो अलग अलग हिंदू संगठन है उनके नाम सामने आ रहे हैं, वो सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी उन्होंने कहा कि क्या कार्रवाई, तो यह कार्रवाई हुई। दूसरी बात, आपने पत्थरों की बात की, आपको मैं पुनः कहना चाहता हूं, एक दूसरे को उकसाओ मत। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो इसलिए मेरा यही कहना होता है कि उकसाना नहीं चाहिए, नहीं किसी को उकसाओ, नहीं किसी की तरफ से पत्थर खाओ, नहीं कोई पत्थर मारे, नहीं कोई बंदूक दिखाए। यही हिंदुस्तान चलना चाहिए। नहीं तो चाहते ही है, मैंने तो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रोजी रोटी, सांसें हिंदू मुसलमान है। ठीक है, मैं सीधे राकेश त्रिपाठी जी के पास चलता हूं, उसके बाद महाराष्ट्र के गेस्ट के पास जाऊंगा। आप बताइए राकेश त्रिपाठी जी, इनका कहना है ना उकसाओ किसी को, ना लाठी डंडे लेकर चलो और ना ही पत्थर खाओ, ये कह रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं ये सरकारी तौर पर आज दंगाइयों को बचाने का टेलीविजन पर एक बहुत दुस्साहसिक प्रयास है, जिसमें कह रहे हैं कि एक्शन के बाद का ये रिएक्शन है। ये हिंदुओं को उकसा रहे हैं कि जो कल रामनवमी पर पत्थरबाजी की गई है उसका रिएक्शन हिंदू कैद पैदा करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि सभी लोग शांति बरतें और ममता बनर्जी सरकार को अपील करूंगा कि ये दंगाइयों पर नियंत्रण लगाइए। ये सत्ता के दम पर जो खुली छूट दे रखी है ना दंगाइयों को, और ये कीर्ति आजाद जी जैसे लोगों को जो टीवी पैनल भेजते हैं कि आकर के ये दंगाइयों का सार्वजनिक तौर पर बचाव करें, ये तरीका ठीक नहीं है। ये देश की आबो हवा खराब करने का एक षड्यंत्र है और ऐसे षड्यंत्र के लिए कीर्ति आजाद जी जैसे लोगों को भी नेम्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो ऐसे दंगाइयों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, जो जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले दंगा वो उकसाया गया है इसलिए पथराव किया गया है। यानी अब तो पथराव जस्टिफाई हो गया, अब तो पथराव के लिए किसी पर कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको जस्टिफाई कर दिया है। इतना बेशर्मी भरा बचाव मैंने कभी ना देखा था ना सुना है जिस तरह का कीर्ति आजाद जी ने आज यहाँ पर प्रयास किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर जल्दी से जल्दी प्रिवेल कराया जाए और ये रामनवमी के जुलूसों पर, लगातार ये नवरात्रि के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर, ये जब जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता है तब तब जानबूझ करके ये जिहादी ताकतों के द्वारा इन त्योहारों को बाधित करने का प्रयास होता है। ये प्रयास पहले यूपी में भी होते थे, लेकिन अब वहां कठोर सरकार ने इस तरह के प्रयासों को रोका है। हम उम्मीद करते हैं कि देश भर में इस तरह के प्रयासों पर कठोरता से रोक लगाई जानी चाहिए और सरकार का एक बात बुलंद होना चाहिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही, कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बात की है, वहां के राज्यपाल से बात की है, पश्चिम बंगाल के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे बात की है और केंद्र जो है हावड़ा में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर बनाए हुए है। ये खबर आ रही है। हिंसा की स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी ली है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष से फोन पर बात की है और साथ ही साथ गवर्नर से भी बात की गई है, क्योंकि गवर्नर ही केंद्र का प्रतिनिधि होता है उस पूरी की पूरी राज्य सरकार के मामले में। तो इसीलिए अमित शाह ने एक पॉलिटिकल बात की अपने पार्टी के अध्यक्ष और दूसरी गवर्नर से की, ये समझने के लिए कि वहां पर क्या स्थिति है। मैं सीधे कीर्ति आजाद जी के पास जाऊंगा। कीर्ति जी, मैं एक चीज जानना चाहता था आपसे। ममता जी भी यही कह रही है कल से कि वे मुसलमान तो रोजा रखते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो जांच तो खत्म हो गई। आप कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, अब जांच कहां से होगी?
क्योंकि मुख्यमंत्री तो पहले एक लाइन दे चुकी है कि इनकी तरफ से गलती नहीं है, ये बीजेपी वालों ने और वीएचपी वालों ने ही सब किया है। तो जांच तो खत्म हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री अनाउंस कर चुकी है सार्वजनिक तौर पर। ये तो क्रिमिनल है भारतीय जनता पार्टी के, वही काम करते हैं ये, इसके अलावा दूसरा और कौन कर सकता है? आप मुझे बताइए। बाकी जगह हजारों लाखों जुलूस चले, इन 100 जगहों पर खास करके रखा गया जो जगहें हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने दूसरी जगहों को कैसे भूल गए, कैसे मलाड को भूल गए, कैसे वाड़ी को आप भूल गए। अरे सर, संभाजी नगर पे ये डिस्कशन, वो तो चूंकि हिंसा हो गई, किशोर तिवारी जी जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता, वो मेरे साथ है। कृष्णा हेगड़े जी जुड़े हुए हैं, वो है प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के, वो भी मेरे साथ है। देखिए, मुझे जाना है अभी, इस करके मैं जल्दी में सब कुछ बताना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, जहांगीरपुर की तो मना कर दी गई थी, रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता, आज किस प्रकार से कल निकल गया वो सब चीज, जबकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। वो चाहती थी ना कि निकले, वो चाहती थी कि वहां पे लोग उकसाए जाएं, वो चाहती थी कि वहां पत्थर पड़े, उसके बारे में आप नहीं दिखा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं जहांगीरपुर की केस को नहीं दिखा रहे, जबकि वहां पर बहुत ही गंभीर मामला हुआ है। 10 मिनट बाद रोक दिया, वो खबर भी चली है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। गंभीर रूप से घायल हैं, 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जहांगीरपुरी की बात ही नहीं, आप केवल बंगाल पे ही लगे हुए हैं, महाराष्ट्र के बारे में कोई बात नहीं। अब मैं किसी की गलती नहीं कहना चाहता कि ये पक्ष सही है या वो पक्ष सही है। आपको अगर दिखाना ही है और देश में विषमता पैदा करनी ही है तो फिर पूरे देश में दिखाओ ना, तभी तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान का होगा, अन्यथा कैसे होगा? केवल एक बंगाल पे दिखाने से क्या होगा? कीर्ति आजाद मैंने नहीं देखा, देश का दिखाया, मैंने नहीं देखा। मैं आपका जीटीवी देखता हूं, आपको मैं आपका जीटीवी दिखा देता हूं, एक मिनट का आप दिखाते हैं और बात खत्म करते हैं। आप बंगाल पे कल से लगे, वडोदरा 30 बार, संभाजी नगर 29 बार, छावड़ा 30 बार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां दंगे हो रहे हैं, वहां पर आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? ये वडोदरा कहाँ है? ये वडोदरा क्या कहीं किसी दूसरे देश में है? गुजरात में नहीं है? गुजरात में संभाजी नगर क्या महाराष्ट्र में नहीं है? जहांगीरपुरी है। अरे भाई, इनको केंद्र जहांगीरपुरी में दंगा हुआ क्या, ये बताइए आप? यही होती है क्योंकि वो केंद्र सरकार है। नहीं, जहांगीरपुरी में 17 लोग घायल हुए हैं, यही तो चीज आप बड़े भाई है, मैंने आपकी सब बातें सुन ली, लेकिन एक अति होती है, अब आप वो लिमिट क्रॉस कर गए हैं। देखिए, मैसेंजर को शूट करने से मैसेज खत्म नहीं हो जाता। आप मुझे सिखाएंगे, अब आप मुझे सिखाएंगे कि मैं वो नहीं, मुझे किसी को नहीं सिखाना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैसेंजर को बार बार शूट करने से मैसेज नहीं खत्म हो जाता। और ये दुनिया सिर्फ टीवी चैनल देख के नहीं चलती। अरे भाई, आप सोशल मीडिया पे सब गलत देते हो दुनिया में, आप मैसेज ही गलत दुनिया को पकड़ाते हो, तो मैं क्या कहूं? जनता तय करेगी। मैं तो आपको भी पूरा बोलना दे रहा हूं, राकेश जी को भी बोलने दे रहा हूं। तय करेगी, यही तो तय करेगी। बहुत धन्यवाद, और करा भी है जगह जगह पर। राकेश त्रिपाठी जी, इनका जवाब दीजिए, फिर मैं महाराष्ट्र के डिस्कशन पे जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे जाना है, इसलिए मैं आपसे अनुमति। देखिए कीर्ति जी, मैं बंगाल पे अभी और डिस्कशन करूंगा क्योंकि खबर बढ़ रही है, फिर मुझे टीएमसी को लिख के देना पड़ेगा कि आपके प्रवक्ता बीच चले गए। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी फिर आपकी पार्टी को डिफेंड करने वाला कोई नहीं होगा। टीएमसी को बता चुका हूं, मैं टीएमसी को बता चुका हूं कि 5:30 बजे मुझे जाना है और उन्होंने मुझे 5:30 बजे तक की अनुमति दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त निकाला। अगर आप 5:30 तक जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, सच्चाई यह है दीपक जी कि पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है और शासन का जिस तरह का मूक दर्शक बने होना वहां दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं करती है। और जिस तरह से सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं का, उनके नेताओं का, स्वयं मुख्यमंत्री का बयान दंगाइयों के पक्ष में होता है, उसको जस्टिफाई करते हुए होता है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुखरता से आवाज उठाना जरूरी है। वहां नागरिक अधिकारों को जिस तरह से रोका जा रहा है और विशेष करके आज जिस तरह से मीडिया पर हमला किया गया है, टीवी डिबेट्स में प्रवक्ता बैठेंगे तो वो मीडिया पर दोषारोपण करेंगे, सड़क पर पत्थरबाज मीडिया के कैमरों को निशाना बनाएंगे। कई रिपोर्टर्स आज घायल हुए अलग अलग चैनलों के, और उसके बावजूद आकर के टीएमसी के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ इसका बचाव करने का प्रयास करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप गलतियों को स्वीकार कीजिए, ये मान लीजिए कि कानून व्यवस्था आपके संभाले नहीं संभल रही है और ये जो जिहादी विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं आप पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रहे हैं और इसका खामियाजा बड़ी संख्या में आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये तरीका ठीक नहीं है और आप इसको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक समाधान भी नहीं कर पाएंगे। ये घटनाएं निरंतर बढ़ेंगी। ये घटना कोई पहली बार रामनवमी पर नहीं हुई है। जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होता है तब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप पंडालों पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। ये हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों रोक लगाई जाती है? आखिरकार मुहर्रम के जुलूस पर कभी रोक नहीं लगती, कभी भी ताजिया के विसर्जन पर कभी जुलूस नहीं लगती है, जुलूस पर रोक लगती है।
ये हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जाते हैं कि कभी कांवड़ यात्रा में ठीक है, राकेश जी रुक जाइए, राकेश जी लंबा हो गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कीर्ति आजाद जी। अभी ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए। अभिषेक बनर्जी जी की, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी हैं, उन्होंने कहा कि ये शोभा यात्रा जो कल निकली थी रामनवमी पर, उसकी इजाजत नहीं ली गई थी, शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं लिया था। विश्व हिंदू परिषद के शिवराज नायर मेरे साथ हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। हिंसा पर अभिषेक बनर्जी ने कहा है, अभिषेक बनर्जी जी जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं, ये उन्होंने कहा है, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। क्या वस्तुस्थिति है वीएचपी से पूछेंगे। लेकिन कीर्ति आजाद जी, एक शोभा यात्रा आपके राज्य में निकल रही है, उसके लिए परमिशन नहीं ली गई है, तो आपने लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया? जब इकट्ठा लोग कहीं पर एक मार्केट में आप चले जाएं तो मार्केट की परमिशन तो नहीं होती है, लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसके अंदर आप कैसे कह सकते हैं? और जब लोग उपद्रव करना चाहते हैं, जो लोग उपद्रव मचाना चाहते हैं, वो तैयारी करके आते हैं। आपने देखा बंदूकें लेकर के आए। तो अगर बंदूक लेके कोई चल रहा था, तस्वीर तो किसी ने बनाई होगी ना, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यहाँ तो जब वो आकर के जुलूस में खड़ा हो गया है तो उस समय उसकी फोटो ली गई। उसके बाद आपको कहा ना 31 गिरफ्तारियां हुई हैं, आपको बोला तो 31 गिरफ्तारियां हो गई और जांच चली जा रही है उसके अंदर। और हमने कभी किसी जुलूस को नहीं रोका। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम जुलूस नहीं चलने देते, हमने रोका ही नहीं कभी। लेकिन अगर इसकी परमिशन ही नहीं ली गई तो अब इसके बारे में क्या कोई जवाब देगा जो अवैध रूप से हथियार लेकर के घूम रहे थे? ठीक है, मैं सीधे शिवराज नायर जी के पास चलता हूं। शिवराज नायर जी, आपका संगठन भी इससे जुड़ा हुआ था, क्या इसकी ऑफिशियल परमिशन ली गई थी? क्योंकि अभिषेक बनर्जी जी का ये कहना है कि परमिशन नहीं ली गई थी इस शोभा यात्रा की। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। अभी कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मार्केट में लोग एकत्रित होते हैं वैसे वहां एकत्रित हो गए। क्या इंटेलिजेंस था स्टेट का? और क्या ये पहली बार हो रहा है बंगाल में शोभा यात्रा? पिछले साल शोभा यात्रा नहीं हुई थी रामनवमी में, ये पहली बार ये शोभा यात्रा हुई। ये इस प्रकार के हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। देखिए, परमिशन के लिए हमेशा कोई भी संगठन अगर शोभा यात्रा एकत्रीकरण करता है, जमावड़ा होता है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। ये इस प्रकार के ये केवल और केवल 27% मुसलमानों के वोट के लिए कितना नहीं तय करेंगे। कीर्ति आजाद जी तो अभी वॉशिंग मशीन में क्लियर होकर के अभी सेक्युलर हो गए, अब तक तो भाजपा के सांसद थे। ये इस प्रकार के कीर्ति आजाद जी, थोड़ा अपने कॉन्शियस की बात सुनिए। ये इस प्रकार से राजनीति तो होती रहेगी, राम जी विरोधी काम मत करिए आप। और ये जो 27% वोट के लिए जो इनका उमड़ रहा है प्रेम, मुस्लिम प्रेम, अरे राम जी तो मेरे घर के ससुराल, आप जो कर रहे हैं, मेरा घर राम जी का ससुराल है भैया। बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा ना, मेरे तो घर के सामने 1000 साल पुराना राम जी मंदिर है, राम जी का मंदिर है। बात ये रही है, पर आप वोट की राजनीति के लिए या राज्यसभा की टिकट के लिए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत दुखदायक है सर। ये तो राजनीति आएगी जाएगी, एमपी बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो आपने भी देखा है। व्यक्तिगत आक्षेप लग रहा है। शिवराज जी, व्यक्तिगत आक्षेप न लगाइए प्लीज, ये बिल्कुल झूठी बात है। बिल्कुल ये व्यक्तिगत मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं दीपक। मैं बोल चुका हूं उनको कि ये ना करें। आप बताना चाह रहे हैं कि मैं लालची हूं, मैं राज्यसभा की टिकट के लिए। आप अगर ये रोकेंगे नहीं, कीर्ति जी जो भी है, मैंने रोक दिया उनको। शिवराज कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये जिहादियों को प्रेरित कर रहे हैं, जिहादी तत्वों को प्रेरित कर रहे हैं, केवल और केवल जिहादी तो आप लोग हैं या किसी न किसी पद के लिए। आप केवल सिर्फ देश में विषमता पैदा करना चाहते हैं। आपकी सरकार सो रही थी क्या? आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास महंगाई के लिए संख्या में लोग, आपके पास बेरोजगारी के लिए सो रही थी क्या? आपके पास किसानों के लिए जवाब नहीं है। और शर्म है चैनलों पर कि वह बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आप जिहादी और किसानों के ऊपर प्रश्न नहीं उठाते। बिल्कुल। अरे तो सबसे बड़े जिहादी और आतंकवादी आप लोग हैं। आपने सांसद बैठाया जो संसद के अंदर गोडसे जिंदाबाद बोलता है। अरे कुछ भी हो, आप देखिए, मैं तो यही मांग करूंगा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बंगाल में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है, परोसे चले जा रहे हैं। बंगाल को राष्ट्रपति शासन लिया आप लोगों ने। बंगाल में एक चैनल में आप लोगों को मौका देता है बोलने का, बोलते ठीक है। शिवराज जी, शिवराज नायर जी, शिवराज नायर जी, अब आप एक मिनट, शिवराज जी आपने बोल दिया, मैं नहीं टोकता हूं, लेकिन अब मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग व्यक्तिगत आरोप एक दूसरे पर न लगाएं, मुद्दे की बात करें। हम मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें।
व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, रोल अदा कर रही है ममता जी, किसी का चरित्र हनन किया जा रहा है। एक बार बंगाल का विभाजन हो चुका है, एक बार और कीर्ति जी अपने कम से कम थोड़ा तो अपने इज्जत का ख्याल रखिए। एक बार बंगाल का विभाजन हो चुका है, एक बार बंगाल का विभाजन हो चुका है, आपके लेडी लॉर्ड कर्जन का रोल ना अदा करे। 1942 में मना किया था कि मत जाओ सुभाष चंद्र बोस के साथ और जाके अंग्रेजी सेना में जुड़ो और रोको इस भारत जोड़ो सम्मान खुद मत छोड़ो आंदोलन आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं, कहा था आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं, आप अपना सम्मान मत खोइए, अपना सम्मान संभाल के रखिए। खबर ये अंग्रेजों के जी अपना सम्मान संभाल के रखिए। कीर्ति जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत ना हो। वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, अपना सम्मान धन्यवाद। मैंने आपसे कहा था 5:30। ठीक है, थैंक यू कीर्ति जी, आप हमारे साथ जुड़े। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं और मैंने अभी पूरा मैप भी दिखाया था जो हमारे शो में लगातार चल रहा है कि किन किन जगहों पर इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई है। पूरे देश का मैप चल रहा है, पूरे देश का। ये देखिए, पहला राज्य महाराष्ट्र, दूसरी जगह महाराष्ट्र के जलगांव, तीसरा गुजरात का वडोदरा, चौथा पश्चिम बंगाल का हावड़ा, बिहार का सासाराम, उत्तर प्रदेश में लखनऊ। ये सब लगातार चल रहा है शो पर। अब पॉलिटिकल पार्टी है, जब किसी के लिए क्या कहा जा सकता है। मैं किसी का मुंह पकड़ने की ना कोशिश करता हूं, ना किसी की आवाज दबाने की कोशिश करता हूं, लेकिन किशोर तिवारी जी शुरुआत आपसे करेंगे। संभाजी नगर में जो हुआ, क्या हुआ संभाजी नगर में? आप आरोप लगा रहे हैं सरकार ने कराया। राकेश जी मैं आता हूं अभी आपके पास, हमारे पास काफी वक्त है। मैंने राकेश जी का तान तनाव देखा और चिराग नायर को तो पहली बार इतना गर्म होते हुए देखा। चिराग नायर ने कभी औरंगाबाद में जो आपसे सीख रहे चिराग भाई भी, किशोर जी नहीं, मेरे पुराने दोस्त हैं और वो तो संयमी है, इतने क्यों वो हो गए मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार देखा कि विपक्ष के नेता ने संभाजी नगर के ऊपर कहा कि ये बीजेपी और वहां के सांसद ने मिलकर किया हुआ है। लेकिन जो 4 टाइम के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने तो कहा कि यह गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय राज्य मंत्री जो वाणिज्य के हैं डॉक्टर कराड़ ने ये कराया है। देखिए, ये आरोप बहुत ही गंभीर हो गए। अब राकेश त्रिपाठी जी, आपके केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में बात करते हैं लेकिन यहाँ बात नहीं करते। देखो दीपक चौरसिया जी, यहाँ पर हिंसा की एक हद हो गई, एक निरपराध आदमी मारा गया और ये पूर्व संध्या पे हुआ, कल भी हुआ और आज जलगांव तक भी पहुंच गया। महाराष्ट्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर में विफल रह गई, लेकिन ऐसा लगने लगा मुझे कि ये 24 के चुनाव का एजेंडा पूरा बाहर आ गया है और ये राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। तो राकेश त्रिपाठी तो नहीं, पर चिराग नायर ने बोला कि हर साल सैकड़ों होते हैं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में ये पहली बार ही बीजेपी की सरकार आई है तो दंगे भड़क चुके हैं। तो राकेश त्रिपाठी, तुम्हारा वो आवेश महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं है? एक निरपराध हिंदू मारा गया, आप कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा कैसा होता है? इतने सिलेक्टिव हो गए। फिर आप गुजरात के लिए नहीं बोलते, फिर आप लखनऊ के किला जिले में जो हुआ उस पे नहीं बोलते। ये देखिए, हम 2023 के अंदर भी क्या राकेश त्रिपाठी जी इन सब चीजों पर ही समय करेंगे? अब देश के सामने सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बाद में किसानों की आमदनी दुगनी करना, ये सब मुद्दे थे। तो 10 के अंदर अपना ठीक है, जवाब ले लेते राकेश त्रिपाठी जी। राकेश त्रिपाठी जी, आपको पश्चिम बंगाल के लिए दर्द है, गुजरात में जो हुआ उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, महाराष्ट्र में जो हुआ उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के खुद आप हैं और आप उसके बारे में भी नहीं बोलते। कृष्णा जी, इसके तुरंत बाद में आपके पास आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी का एक छोटा रिएक्शन राकेश जी के बाद लेने के बाद। देखिए, एक तो और प्रोफेसर साहब आपके पास भी माफी चाहूंगा, मैं आ नहीं पाया, आपके पास आना बहुत जरूरी। दीपक जी, कीर्ति आजाद जी और उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा जो झूठ प्रस्तुत किया जा रहा है कि वहां हावड़ा में इस बात की परमिशन नहीं ली गई थी, मैं आपके चैनल पर दिखा रहा हूं। ये 3 मार्च का पत्र है जिसकी बाकायदा अनुमति ली गई थी। ये पत्र है, ये लिखित पढ़त में डॉक्यूमेंट है। आप डॉक्यूमेंटल एविडेंस को छुपा नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं, इसलिए ये झूठ फैलाया जा रहा है। दूसरा, कीर्ति आजाद ने कहा कि हरियाणा में भी उपद्रव हुआ है, ये पूरी तरह से झूठ है। उत्तर प्रदेश में उपद्रव हुआ है, ये पूरी तरह से झूठ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी में
छात्रों के बीच में केवल कहासुनी हुई है, किसी तरह की मारपीट नहीं हुई है, किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है। उसके बावजूद इसकी तुलना करना अगर हावड़ा से की जाएगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हावड़ा, गुजरात और महाराष्ट्र में अंतर क्या है, इस बात को महसूस करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र और गुजरात में दोनों ही जगह कल से ही बहुत कठोरता से कार्रवाई होना प्रारंभ हुआ है। वहां दंगाइयों को चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दंगाइयों का संरक्षण किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि कैसे उकसावा दिया गया है। मुख्यमंत्री से लेकर के सत्ताधारी दल के तमाम सांसद नेताओं के द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं कि उकसावेपूर्ण कार्रवाई का ये रिएक्शन है और इसलिए पत्थरबाजी की गई है। ऐसा कोई इस प्रकार का बयान, इस तरह का कुतर्क ना गुजरात में देखने को मिला है, ना महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और किशोर जी, हमारी पीड़ा महाराष्ट्र, गुजरात या देश के किसी भी स्थान पर है कि क्या हिंदुओं को अपनी आस्था के प्रति, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी का स्टेज पर जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना और अगला दिन दंगे होता है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसका कहने पे हुआ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हर बार रामनवमी को क्यों? इतने फेस्टिवल्स होता है देश में, दुर्गा पूजा होता है, दिवाली होता है, होली होता है, हर एक पर्व हम लोग मनाते हैं खुशी से, प्यार से। ये तोड़फोड़ का जो राजनीति है, ये खाली रामनवमी में क्यों होता है? कभी राम का पूजा कोई पिस्तौल लगा के करता है क्या, या डीजे बजा के करता है? राम 14 साल वनवास में गया, हमारे लिए तो वही राम है, हमारे लिए तो वही श्री राम प्रभु राम है। राम का पूजा थोड़ी ना डीजे बजा के किया जाता है, बंदूक टांग के किया जाता है, डरा के किया जाता है, धमका के किया जाता है, प्यार से किया जाता है। সুতরাং যারা ভাবছে যে আমরা এইভাবে ধারাবাহিকভাবে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন করে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করে রাজনৈতিকভাবে আমরা ফায়দা তুলব, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। তার কারণ বাংলা একটা কথা আছে, মানুষ ঠকে শেখে, এরা ঠকেও শেখে না। এরা 2021 সালে মুখ থুবড়ে পড়েছে এই সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করতে গিয়ে। তারপরেও আজও একই পথে চলছে, একই রাস্তার পথিক। আমি মানুষের কাছে অনুরোধ করব যে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা এবং সম্প্রীতি যারা নষ্ট করতে চাইছে তাদের একজনকেও আগামী দিন রাজনৈতিকভাবে আপনারা ছাড়বেন না। বাংলার বিরুদ্ধে দিল্লিতে গিয়ে বড় বড় কথা খালি নিজের পিঠ আর ঘাড় বাঁচানোর জন্য, আর কি করে বাংলার মানুষকে ভাতে মারা যায়, বাংলাকে অশান্ত করা যায়, বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেওয়া যায়। আমরা বঙ্গবাসী, আমরা কেন হিন্দু মুসলমান করব? একদল যারা বিজেপির পতাকা নিয়ে রাস্তায় নেমে জয় শ্রীরামের স্লোগান, हिंसा पर नेता अभिषेक बैनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। पहली बात उन्होंने ये कहा कि शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि बीजेपी के नेता ही जो है कह रहे थे कि टीवी पर नजर रखो और उसके बाद ये हिंसा होती है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी भी ही है। जुनैद हैरी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा एक सीधा सवाल आपसे, ये जितने भी हिंसा होती है वो भी कह रहे हैं रामनवमी पे क्यों होती है, मैं भी आपसे समझना चाहता हूँ रामनवमी पे क्यों होती है। और दूसरा मुझे बताइए, ये पत्थर, पेट्रोल बम ये कहाँ से आ जाते हैं? पत्थर कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं ड्रम भर भर के, कैसे होते हैं जुनैद साहब? एक चीज़ मैं बताऊं, इस पूरे डिबेट के अंदर अभी अब कीर्ति जी तो है नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत एक क्लियर बात कही थी कि बंदूकधारियों को भी और पत्थरबाजों को भी, दोनों में से वो किसी को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन राकेश जी ने एक सवाल उठाया था, और सवाल ये उठाया था कि आप हिंदू होकर के हिंदू पक्ष, ये मुल्क संविधान से चलता है और जिसमें हिंदू और मुसलमान और तमाम कम्युनिटीज़ के लोग एक समान हैं, या आप हिंदू करके अलग अलग बात करेंगे? ये कितनी अजीब सी बात है। और मैं हमेशा से ये बात कहता आ रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था कि दंगाई होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यह एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर हो कि ऐसे लोग एक साल अगर कर जाते हैं तो अगले साल फिर कैसे वो नजर आते हैं समाज के अंदर। जितने लोग भी हैं, आपने पत्थर की बात की,
ये तो एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो एजेंसियों को जानना चाहिए कि ये कैसे पत्थर इकट्ठा होते, इसका जवाब मैं कैसे दूं। अगर इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर से बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस्लाम तो ये कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो उसका जवाब तुम बुराई से मत दो, भलाई से दो। मैं ये कहना चाहता हूं ये बिल्कुल इस्लामी नहीं बड़ी है। अच्छी बात बोली, बड़ी मीठी बात बोली आपने, लेकिन मुझे बताइए फिर ये सर तन से जुदा के नारे कौन लगाता है? मैं तो कहता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तो हम ही तो आवाज उठाया ना। हम तो कहते हैं कि सरतन से जुदा के जो इस मुल्क के अंदर नारे लगाते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त सजा दी जाए। लेकिन जो लोग खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो भी संविधान के खिलाफ है। जब उनको खुलेआम छोड़ देंगे तो नतीजे में ऐसे सरफिरे पैदा होते रहेंगे। कैसे सरफिरे? ऐसे ही सरतन से जुदा की बात करने वाले फिर सरफिरे पैदा होते रहेंगे। मैं कहता हूं उनका मैं मुखालिफ हूं, लेकिन मैं किसी भी तरह से जस्टिफाई उनको नहीं कर रहा हूं कि तुम ऐसा करने की तुम्हें किसी भी तौर पर परमिशन दी जा सकती है। मैं बिल्कुल इस बहुत मामले में गंभीर स्पष्ट हूं। प्रोफेसर साहब बड़ी गंभीर बात पूछता हूं एक आपसे जी, मतलब विद ऑल सीरियसनेस, मैं ना कोई मजाक कर रहा हूं ना कोई लाने दे रहा हूं। 1940s के आसपास में जो है सेपरेट पाकिस्तान का नारा आया, 1947 में हिंदुस्तान बढ़ गया, पाकिस्तान हो गया। तो क्या हिंदुस्तान पंथ निरपेक्ष मुल्क है? मैं मानता हूं सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। और दूसरी बात, क्या यहां पर कोई आदमी ये भी ना बोले कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, अरे जहां हिंदू बहुलता में है, या हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, क्या ये भी नहीं कहा जाए? आपको एक चीज आप बता दूं, डरा रहे हैं कि सरफिरे पैदा होंगे। पूरी तरह से संविधान के खिलाफ बात है कि यहां पर कोई किसी भी धर्म विशेष के नाम पर, पंथ विशेष के नाम पर कहे कि राष्ट्र बन जाए, चाहे वो बौद्ध राष्ट्र हो, चाहे वो सिख राष्ट्र हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र हो, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र हो। जिन्होंने 38-40 में पाकिस्तान माना था, वो क्या था? वो वैलिड था। अब मैं बता रहा हूं सुनने, लेकिन यहाँ पर 1947 बोले भी ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है उसकी। आप सुन लें प्लीज। 1947 में जो मुल्क आजाद हुआ, अगर उसका कम्युनिटी वाइज अगर किसी को नुकसान हुआ तो मुसलमान को नुकसान हुआ। जिन लोगों ने उनको इजाजत दी मुल्क बनाने की, हम उनके भी मुखालिफ हैं, और जो मुल्क बना हम उसके सबसे बड़े मुखालिफ हैं। आपने देखा होगा कि ब्रिगेडियर उस्मान ने क्या किया था कि उनको जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाने की बात हुई तो उन्होंने उस मुल्क में जाने को ठुकरा दिया था। वीर अब्दुल हमीद ने क्या किया था? हम अगर किसी एक मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं तो हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान का दुश्मन होता है कि वो इस मुल्क से अलग हुआ। आप इस बात की बुनियाद पर कैसे यहां के लोगों को सजा देने की बात कर रहे हैं कि एक मुल्क बन गया है तो फिर यहां पर हिंदू राष्ट्र बनेगा? हमने सेकुलर मुल्क से समझौता किया था, हमने हिंदू राष्ट्र समझौता नहीं किया है। संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। फ्रीडम एक्सप्रेशन देता है। फ्रीडम एक्सप्रेशन में वो बोल भी नहीं सकता है कि हिंदू राष्ट्र बना दो इसको। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है तो मैं कहता हूं उसको जेल में डालो। अरे सर, बनवा लिया उन्होंने, खिलाफ है। बनवा लिया। कहां बनवा लिया? कहता नहीं, बनवा लिया। 1947 में बन गया। कहां बन गया? 1947 में क्या बना? तो मैं तो कहता हूं ना कि हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि अखंड भारत के लिए चलो ना हम पाकिस्तान को खत्म कर दें। पाकिस्तान से आप जितनी बार लड़ेंगे उतनी बार हमें खुशी होगी। आप खत्म कीजिए पाकिस्तान। मैं सीधे कृष्णा हेगड़े के पास आता हूं। कृष्णा हेगड़े की मुझे बताइए, यहाँ के देशवासियों को परेशान कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं नहीं कर रहा सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। प्रोफेसर साहब, मेरा कोई एंकर ये समझता हो कि वो देश का ओपिनियन चेंज करेगा, मुझे मुगालता नहीं है इस बात का। मुगालता शब्द समझते होंगे आप? जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूं। मुगालता की बात तो हमारे इंदौर में कहते हैं कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े सब पालो, मुगालता मत पालो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कृष्णा जी, मैं आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि सरकार ने कराए, और आरोप किस पे लगा रहे हैं? भगवत कराड़ और देवेंद्र फडणवीस। कितना उचित है? और उन्होंने कोर्ट भी किया। आपने किसको कोर्ट किया? 4 बार के सांसद को। देखिए, पहले जो अभिषेक बनर्जी ने कहा 4 बार, उसके ऊपर मैं पुष्टि करना चाहता हूं। उन्होंने 4 बार पूछा कि रामनवमी के दिन पे क्यों हो रहा है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई रामनवमी के दिन पे क्यों हुआ था दंगा? क्या आप पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे? उसके बाद अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हमने तो परमिशन ही नहीं दिया। रामनवमी जो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार है, उनके भगवान का जन्मदिन है, उसके लिए आप परमिशन नहीं देते और आप मुसलमानों को परमिशन देते। ये तो अल्पसंख्यक जो है उनको अपीजमेंट की जो तरीका चलाया है ममता दीदी ने, उसका और एक प्रमाण पत्र अभिषेक बनर्जी ने दिया। दूसरी बात यह है
कि ये तो एक साजिश है, और साजिश के वजह से जो उनका पैटर्न चल रहा है, संभाजी नगर हो या हावड़ा, वहां पर उन्होंने दंगे की। अभी जो दंगा हुआ है संभाजी नगर में, हमने तो 2 घंटे में दंगा कंट्रोल किया। मैं अभिषेक बनर्जी और कीर्ति आजाद को पूछना चाहता हूं कि 2 दिन से आपने हावड़ा में दंगा क्यों नहीं कंट्रोल किया? क्यों आपने पत्थरबाजी करने की उनको छोड़ा? क्यों पेट्रोल बम छोड़ने को देखा? क्यों तलवार वहां हिलाने छोड़ा? क्यों छोड़ा? क्योंकि आप उनके सहमत करते हैं जो कलकत्ता में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो एकदम ठप हो गया है, और मैं मांग करता हूं कि केंद्रीय एजेंसी जो है वो अभी इसका तहकीकात करे। ये पूरी साजिश ये है कि मोदी जी का जो सरकार है वो अच्छी तरह से चल रहा है, और मोदी जी को कैसा बदनाम करे, केंद्र सरकार को कैसे बदनाम करे, इसके लिए काम चल रहा है। तो ये बात जो है ये सभी पूरी दुनिया अब जानती है, पूरे हिंदुस्तान अब जानती है कि पेट्रोल बम कहां से आया, तलवार कहां से चली, और ये केंद्र सरकार जो 2024 में मैं कहता हूं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी जी को कैसे हराना और मोदी जी के खिलाफ कैसे साजिश करना, ये सब चल रहा है। और जो तिवारी जी ने कहा वो तो अभी उनके लीडर लोगों ने जो कहा वही उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि 2 घंटे में हमने पूरे जो दंगे हैं वो यहां पर बंद कर दिए, और रामनवमी वहां पर सजाई गई। रामनवमी का सेलिब्रेशन ठीक है, जवाब ले लेते हैं। किशोर तिवारी जी वो वाजिब सवाल उठा रहे, जो सवाल मैंने कीर्ति जी से भी पूछा, ये पत्थर कहां से आ जाते हैं, ये बम कहां से आ जाते हैं, ये डंडे कहां से आ जाते हैं? नहीं, हमारे वहां पर विपक्ष के नेता जो है अंबादास दानवे वो वहां थे, उन्होंने स्पष्ट बताया कि ये वहां के सांसद जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो AIM के है, और मेरे जो चंद्रकांत खैर है उनका आरोप तो बहुत ही गंभीर है। इसकी तो इंक्वायरी होनी ही चाहिए कि कराड़ साहब और फडणवीस साहब ने मिलकर दंगा कराया। कृष्णा हेडगे ये तुम बोल रहे कि 2 घंटे में कंट्रोल में आ गया, तो आज क्या हो रहा? अभी जलगांव में क्या हुआ? इनको कृष्णा हेडगे जिस हमारे ही है वो शिंदे गट के है, उनके पास गृह मंत्रालय नहीं है। ये तो गृह मंत्रालय का सरासर दुरुपयोग है। मैं मांग करूंगा, नहीं सरकार तो हमारी है ना, सरकार तो हमारी है ना। तो आपने तो खुलासा ही नहीं किया, आपने तो बोल दिया। मैं अभी बोल रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होनी चाहिए, क्योंकि तिवारी जी आपके जो नेता है, जो डिसग्रंटल्ड नेता है, वो कुछ कहना चाहते हैं और वो उनकी बात आप आगे दोहरा रहे, लेकिन आपको ये मान के चलना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस जी ने 2 घंटे में और एकनाथ शिंदे जी ने 2 घंटे में जो दंगा है वो बंद कर दिया। ममता जी के उधर 2 दिनों से दंगा बंद नहीं हो रहा है, और मैं मांग करता हूं कि केंद्रीय एजेंसी की वहां पर जांच होनी चाहिए कि ये पेट्रोल बम और तलवार कहां से आए। और तिवारी जी मैं आपको ये भी बात कहना चाहता हूं कि अभी आप ये जो दंगा कराने का जो काम है और उनको सपोर्ट करने का काम है वो बंद कीजिए, ये अब यहाँ पर चलेगा नहीं। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में एक स्थिर सरकार है, हम लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री 20-20 घंटा काम करते हैं, और जो भी ये दंगादारी है इनको कड़क से कड़क सजा दी जाएगी। अरे ये दंगा बीजेपी वाले कराते, हम लोग पे जब कहाँ हुआ? कृष्णा जी तुम तो हमारे साथ ही थे, कितना शांत था महाराष्ट्र। एक बार क्या ये सत्ता में आ गए? नहीं, ये जब कंट्रोल हो गया, सिचुएशन कंट्रोल हो गया, फिर भी आपके नेता जो खैरे साहब है और अंबादास दानवे जी है वो उसके बाद भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? देवेंद्र जी और सीएम ने कहा था कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मानिए, पीस एंड हार्मनी एस्टैब्लिश कीजिए, यहाँ पर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दीजिए। उसके बाद भी आपके नेता वहां पर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे थे। वो क्यों दे रहे थे तिवारी जी? दंगा भड़काने का काम आप लोगों ने किया वहां पर, आप लोगों ने समर्थन दिया वहां पर, आप लोगों ने वहां पर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया। हम तो 2 घंटे में हमने दंगा वहां पर बंद कर दिया। राकेश त्रिपाठी जी मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए अभिषेक बनर्जी जी ने जो बात कही कि क्या रामनवमी के जुलूस में ये डीजे लगा करके जुलूस क्यों निकाला जा रहा है,
अभिषेक बनर्जी इस बात को समझ लें, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का दिन होता है और जन्मोत्सव के दिन में ढोल मृदंग के साथ में, डीजे के साथ में, उत्साह के साथ ही मनाया जाएगा। यह शोभा यात्रा है, कोई शव यात्रा नहीं है और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो इनको प्रोटेक्शन दे। और मैं इसलिए अपील कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल लागू करिए। ये पत्थरबाज जो है ना, इनके घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए, इनके घरों को पत्थरों में तब्दील कर ठीक दीजिए। है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है, लेकिन ताल ठोक के में हम देश के तमाम बड़े मुद्दों पर बहस करते रहते हैं, हर मुद्दे पर करते हैं और तफसील से करते हैं। जी न्यूज़।